नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका इंग्लिश ग्रामर की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आज देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से यदि आपको थोड़ा सा भी डर लगता है कि यदि आपसे वाक्य नहीं बन पाते हैं तो मेरी ये जो कक्षा है इसको आप जरूर देखें, और लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 वीडियो में इसकी पूरी जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर और जानते हैं कुछ जरूरी बातें। तो आइए बच्चे, सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आखिर होते क्या हैं। तो आप ये जानें कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होते हैं वो किसी बात को कहने के 2 तरीके हैं। यानी हम किसी बात को 2 तरीके से कह सकते हैं। जैसे एक वाक्य यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैंने पत्र लिखा था, और बात यही है जिसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था। तो इसमें जो अंतर है बेसिक रूप से वो आप ये जानें कि यहाँ जो है आप जो वाक्य देख रहे हैं कि मैंने पत्र लिखा था, तो इसमें कर्ता जो है वो महत्वपूर्ण है और कर्ता सबसे पहले आया। तो ये कर्ता प्रधान वाक्य जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी हुई एक्टिव वॉइस। ठीक है, जिसको हम AV नाम देंगे। और पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, इसमें आप देख सकते हैं कि पत्र जो ऑब्जेक्ट था, कर्म था, वो सबसे पहले आया। तो इसमें ये होता है कर्म प्रधान वाक्य, यानी जिसको हम क्या कहेंगे पैसिव वॉइस को PV से लिखेंगे। तो आप ये जान ले कि जब किसी वाक्य में कर्म महत्वपूर्ण होता है और कर्ता गौण होता है, यानी कर्ता जो है महत्वपूर्ण नहीं हो, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में लिखना उचित होता है। तो ये 2 तरीके हो गए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, कि आखिर इनकी क्या उपयोगिता है। तो एक चीज आप और ये यहाँ पर अच्छी तरह जान लें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा सकर्म क्रिया की आवश्यकता होती है। अब सकर्मक क्रियाएं क्या होती है और अकर्मक क्रियाएं क्या होती है ये हम जानेंगे। तो सकर्मक का जैसे कि आप देख रहे हैं कि सकर्मक यानी कर्म सहित जो क्रिया होती है, जिनकी अभिव्यक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, वो क्रियाएं सारी जो है वो सकर्म क्रियाएं कहलाती है, जिनको इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और अकर्म क्रियाएं जिनकी अभिव्यक्ति के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। तो यहाँ देखिए कुछ उदाहरण सकर्म क्रिया के, जैसे लिखना, खाना, खरीदना। तो जैसे लिखने के लिए कुछ न कुछ चाहिए हमें, पेन से लिखेंगे या पत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो ये क्रियाएं ऐसी है जिनकी अभिव्यक्ति के लिए कर्म जरूरी है। बिना कर्म के हम ऐसे वाक्यों को नहीं लिख सकते जिनमें इन क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे आना, जाना, सोना, हंसना, रोना, इनके लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी क्रियाओं से युक्त जो वाक्य होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। तो इन चीजों को आप बच्चों अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। जैसे इससे पहले बातें जो बताएगी उनको आपने नोट किया होगा, तो आगे आप ये देखें कि जैसे कोई भी एक्टिव वॉइस वाक्य होता है वो इस प्रकार से होता है। उसमें पहले एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, और उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मुख्य क्रिया होती है उसकी जो भी फॉर्म टेंस के अनुसार होती है, फिर कर्म होता है, और फिर उसके बाद एटसेट्रा जो भी होता है। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएं तो इसको और अच्छी तरीके से आप ये नोट कर लें कि ये जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो मुख्य क्रिया के बाद होता है, इसको जो आप सबसे पहले ला करके कर्ता बनाएं, और फिर देखें दूसरे नंबर पर जो है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएं। फिर देखिए इस मुख्य क्रिया की जो तीसरी फॉर्म है वो आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखें, और उसके बाद मुख्य रूप से तो बाई शब्द आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टार इसलिए लगाया कि यहाँ पर हमेशा बाई नहीं आता है। इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके पास साथ कभी विथ लगता है, या कभी टू लगता है, या कभी जो है वो इस प्रकार के कुछ और शब्द फॉर भी लग सकता है। तो वो अपने क्रियाओं के हिसाब से देखेंगे, बाकी मेनली बाई आता है। और फिर उसके बाद जो है देखिए कर्ता को कर्म बनाएं आप यहाँ 5वें स्थान पर, और फिर जो अंत में चीजें बची होती है उनको अंत में ही लिखा जाता है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा एक परिवर्तन होता है जिसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब आप ये नोट करें कि डूज का मतलब यहाँ पर है कि ये काम आपको जरूरी है करने। तो जैसे देखिए सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाएंगे, तो ये नंबर 1 काम पहले सबसे पहले ये करेंगे, और दूसरा जो है काम ये करना है कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों आप एक बात अच्छी तरह मन में ये बिठा लीजिए कि पैसिव वॉइस की पहचान सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही होती है।
क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुख्य क्रिया की हमेशा ही पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पहचान जो पैसिव वॉइस की बनेगी वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही बनेगी। फिर तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि मुख्य क्रिया की आप यहाँ पर देखें तीसरी फॉर्म आएगी। और फिर देखिए बाय शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें मैंने यहाँ पर ये डॉट इसलिए लगाया कि आप यह ध्यान रखें कि बाय हमेशा नहीं लगता है, लेकिन मुख्यतः बाय लगता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके साथ जो है बाय नहीं आकर के कुछ अन्य शब्द आते हैं, जिनको हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। और उसके बाद आप देखें कि 5वें नंबर पर जो है वो आप सब्जेक्ट जो आपके एक्टिव वॉइस का था उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना करके लिखेंगे। और फिर आप देखें कि जो अंत में था एटसेट्रा वो अंत में ही रहेगा। लेकिन ये बात दो जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये है कि डोंट्स का मतलब ये काम आपको कभी नहीं करने। मतलब ये है कि वाक्य का टेंस नहीं बदलना चाहिए। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं तो टेंस वही रहना चाहिए और वाक्य का प्रकार भी वही रहना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि यदि सकारात्मक वाक्य है तो वाक्य पैसिव वॉइस का भी सकारात्मक बनना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो पैसिव वॉइस में भी एफर्मेटिव रहना चाहिए। और यदि वो निगेटिव है तो वो पैसिव वॉइस में भी निगेटिव होना चाहिए। यदि इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव हो। और यदि वो क्वेश्चन है तो वो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन रहना चाहिए। इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव रहना चाहिए। मतलब वाक्य का प्रकार नहीं बदलना चाहिए। तो ये क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बातें जानने के बाद अब मैं कुछ आपको थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताता हूँ, जिनसे कि आप कुछ बेसिक गलतियां जो शुरू में होती है वो नहीं हो हमसे। तो यहाँ देखें बच्चों, आप प्रोनाउंस के जो परिवर्तन होते हैं उनको बहुत गौर से आप जरूर से देखें। जैसे आप देख सकते हैं कि आई जो है वो इसकी फॉर्म में जो है जैसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, अधिकारात्मक विशेषण होता है जैसे माई बुक या माई पेन ऐसे। और ये ऑब्जेक्ट होता है इसका मी, तो आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पहली फॉर्म होती है, ठीक है, ये पहली फॉर्म जो हमेशा तीसरी में बदलती है और तीसरी पहली में बदलती है। मतलब आपको ये परिवर्तन यूं याद रखना है इस प्रकार से, ये इसमें बदलता है और ये इसमें, सभी ऐसे ही होंगे परिवर्तन। वी को अस में बदलेंगे, अस को वी में बदलेंगे। आप ये ध्यान रखें कि ये जो माई होता है, अवर होता है, योर होता है, हिज और हर, देयर, ईट्स, इनको आप कभी नहीं बदलेंगे, इसमें कभी चेंज नहीं करेंगे। तो आई आई तो उसको मी करेंगे, मी को आई करेंगे, वी को अस करेंगे, अस को वी करेंगे। यू जो होता है इसको यू में रखेंगे क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी यू होता है। ही को हिम करेंगे, हिम को ही करेंगे। सी को हर करेंगे और हर को सी करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, हर जो दोनों प्रकार से हर ही होता है। तो इसमें यह है कि ये जब हर आता है तो इसके बाद कोई नाउन होती है और ये हर अकेला होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद होता है। और दे को देम में वैसे नॉर्मली नहीं बदला जाता है, लेकिन देम को दे में बदलेंगे और इट को इट में रखेंगे और इट जो इट में बदलेगा। तो ये आप अच्छी तरह याद रखें कि ये जो आई है वो मी में बदलेगा। तो ये परिवर्तन आप अच्छी तरह देख लें कि पहला तीसरे में बदलता है और तीसरा पहले में बदलता है, ठीक है। और इस दूसरे वाले परिवर्तन इनको कभी नहीं बदलेंगे। आप ये अच्छी तरह नोट कर लें। आप माई, अवर, योर, हिज वगैरह ये कभी नहीं बदलेंगे। अब आइए जानते हैं बच्चों वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि किस कर्ता के साथ क्या सहायक क्रिया या क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है इसमें बहुत जानना जरूरी है। सबसे ज्यादा आपकी गलतियां प्रैक्टिस करते समय इसी में होती है। तो आप ये जानें कि बी की फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर होती है। तो आप जानें कि बी जो है वो एक वचन के साथ बी की फॉर्म जो होती है वो इज का प्रयोग होता है। और आई के साथ आप जानते हैं एम का प्रयोग होता है। और बहुवचन के साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। और फिर पास्ट की जब बात करें, पास्ट टेंस की, तो बी की फॉर्म में होती है वॉज या वर, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग करेंगे बी एक वचन के साथ। और आई के साथ भी क्या होता है, वॉज का प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुवचन के साथ क्या करेंगे, हम वर का प्रयोग करेंगे। आई को आप ना एक वचन माने ना बहुवचन माने, इसके अलग व्यवहार आप अलग तरीके से याद रखें। और फिर बी की फॉर्म अगर फ्यूचर के लिए बात करेंगे बच्चों तो एक वचन के साथ जो है वो विल बी आएगा, ठीक है। और आई के साथ क्या आएगा, शैल बी आएगा। और फिर आप देखें कि यदि बहुवचन के साथ होगा तो यहाँ पर भी विल भी आता है। सिर्फ एक वी जो होता है उसके साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ बहुवचन में विल आता है।
और फिर यदि वर्ब की बात करें बच्चों, तो वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो एक वचन होने पर हम उसके साथ क्या करते हैं, आप उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, वो एक वचन में होने पर होता है। और बाकी आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और डू की जब बात आती है तो बच्चों एक वचन के साथ डू की जो फॉर्म होती है वो डज की तरह काम आती है, और आई के साथ भी डू का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ भी हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और जो हैव वर्ब होती है उसमें एक वचन उसका रूप हैज होता है, तो एक वचन के साथ आप हैज लगाएं और आई के साथ भी हैव लगाएं, और फिर जो है वो बहुवचन के साथ भी आप क्या लगाएं, हैव लगाएं। तो ये जो बहुत बार बच्चे जो इनमें गलतियां करते हैं, कई बार पूछते हैं कि आई के साथ क्या आएगा, एक वचन है या बहुवचन है, तो आप इसके अलग व्यवहार याद रखें। और ये इतनी सी बात जानने के बाद भी आपको कभी भी आपसे जब एक वचन बहुवचन की गलतियां आपसे नहीं हो सकती, तो ये भी जान लें आप अच्छी तरह। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब्स ऑफ टेंसेज, यानी ये टेंस का पूरा चार्ट है वर्ब्स का। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरे 12 टेंसेज के आपके नाम हो गए, और ये इनके एक्टिव वॉइस के वर्ब्स जो हम टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनको जब पैसिव वॉइस में हम परिवर्तन करते हैं वाक्य को, देखो वर्ब में क्या परिवर्तन होता है उसको आप थोड़े पैटर्न से याद रखें। कि आप ये देखें कि आपके पास जो इंडेफिनिट होता है, सिंपल जो टेंस होता है वो देख सकते हैं, ये सिंपल होता है, और ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल हो गया, और ये हो गया फ्यूचर सिंपल, या जिसको इंडेफिनिट कहते हैं। तो आप ये देखें कि इनकी जो पैसिव वॉइस की वर्ब्स होती है, तो आप जानते हैं कि वर्ब में तो हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा किसकी होती है, कंटिन्यूअस की होती है। तो आप ये देखें कि प्रेजेंट सिंपल की जो पैसिव वॉइस की वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगेगी। आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसी प्रकार से पास्ट सिंपल की जो पैसिव वॉइस की वर्ब होगी उसमें हेल्पिंग वर्ब किसकी लग रही है, देखिए वॉज वर लग रही है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस की है। और इसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल के लिए भी यही होता है कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी, विल बी, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की आती है। ठीक है। और फिर बात रही कि कंटिन्यूअस की, तो आप ये देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस आपके पास ये कंटिन्यूअस है और यहाँ पर इन दो कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है, इसकी तो बनती नहीं है। तो आप देखें कि कंटिन्यूअस में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, हेल्पिंग और वही रहती है, और क्या लग जाता है, बीइंग शब्द लग जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं। और फिर हम परफेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट है, और ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या है कि हेल्पिंग और वही रहती है, सिर्फ बीन शब्द जुड़ जाता है। तो आप इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस के वर्ब्स को याद रखें। तो यहाँ पर बीन लग गया, और इसके अलावा जो बच गए बच्चों आप देख सकते हैं कि ये बच गया, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसकी भी नहीं बनती है, और इसकी नहीं बनती है। तो आप देख सकते हैं कि 12 टेंसेज आपके होते हैं, उसमें से केवल 8 की पैसिव वॉइस बनती है और 4 की नहीं बनती है। तो इस प्रकार इनकी क्रियाओं का आप याद रखें। अब जो परिवर्तन हमने सीखे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल सिंपल से कुछ सेंटेंस मैं आपको करके बताता हूं, ताकि आपका जो ये भ्रम बिल्कुल है वो दूर हो जाए कि पैसिव वॉइस कोई मुश्किल चीज है। तो यहाँ लिए मैंने कुछ सिंपल से सेंटेंस। और सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको टेंस की पहचान करनी चाहिए वाक्य में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया में एस लगा हुआ तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, और यहाँ पर इज प्लस वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल हो गया, और ये फ्यूचर सिंपल हो गया क्योंकि शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये पहचानने के बाद आपको पता है इसके दो फायदे होंगे। अगर आपको वर्ब पहचान लेते हैं टेंस की, तो इसके बाद कर्म होता है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यानी ये हुआ आपका सब्जेक्ट, और ये हुआ वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप इसको थोड़ा डिनोट भी कर सकते हैं शुरू में, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमें आगे लाना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका ए जो बड़ा कर देंगे, पहला अक्षर बड़ा जरूर लिखेंगे। तो ए बुक को हम आगे लिखेंगे अ बुक। और अब आप जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। तो अब बुक, और बुक सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, और फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेंगे। तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, उसको बोलते रेड है। अ बुक इज रेड, और फिर हम अपनी तरफ से लगाते हैं बाय,
और फिर ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ बुक इज रेड बाय मी। ठीक है, तो देखें कितने आसानी से वाक्य जो बन सकते हैं। फिर आप देखेंगे सी इज कॉलिंग यू नाउ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ देखें कि ये है सब्जेक्ट और ये वर्ब है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है वो एटसेट्रा है। तो एटसेट्रा को आप अंत में लिखेंगे, इसको हम कोई काम में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जब पैसिव वॉइस हम इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले यू जो होता है, आप परिवर्तन में हमने देखा था कि यू जो है वो यू ही रहता है, इसका पहला अक्षर आप बड़ा कर दें तो यू, और फिर देखिए यू के साथ हम प्रयोग करते हैं आर का। और आप जानते हैं कि कंटिन्यूस जब भी वर्ब टेंस आता है उसमें आप अपनी तरफ से बीइंग लगाते हैं। तो यू आर बीइंग, और कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। तो ये हो गया यू आर बीइंग कॉल्ड बाय। और अब फिर आप जानते हैं कि सी को हम बदलते हैं हर में। तो देखिए कितनी आसानी से बना, और लास्ट में जो एटसेट्रा था वो एटसेट्रा में रह जाएगा। तो यू आर बीइंग कॉल्ड बाय हर नाउ। और फिर आप देखें नेक्स्ट जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें देखिए कि मोहन सा मी। तो देखिए मोहन ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सीधा सा वाक्य ही तो ये आपके लिए बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का क्या बनता है, आई बनता है। तो आई, और चूंकि ये पास्ट सिंपल है तो इसमें वाज या वर्ज है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आई वॉज। और फिर देखिए सा की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सीन होती है। तो आई वॉज सीन बाय हम अपनी तरफ से लगाएंगे और मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई वॉज सीन बाय मोहन। और फिर आप देखें बच्चों यहाँ पर कि नेक्स्ट जो वाक्य है वो फ्यूचर सिंपल का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दे विल प्ले गेम्स। तो आप देखें यहाँ पर जो है वो ये दे जो है वो आपके पास हो गया सब्जेक्ट। तो ये रहा सब्जेक्ट और ये आपकी जो वर्ब हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे तो गेम्स आ जाएगा सबसे पहले। तो गेम्स, और आप जानते हैं कि फ्यूचर में शैल या विल रहता है, तो ये बहुवचन है तो इसके साथ हमेशा विल ही लगाएंगे। तो गेम्स विल, और फिर फ्यूचर सिंपल की जो पैसिव वॉइस की वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब, उसमें शैल भी या विल भी आता है। आप याद रख लें इसको अच्छी तरह। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो गेम्स विल बी प्लेड। और एक चीज आप याद रखें बच्चों, यहाँ पर जो दे होता है उसको बाय करके वापस नहीं लिखते हैं, क्योंकि दे होता है समबडी, एनीबडी, ये जो पीपल वगैरह, ये सभी जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं इनको वापस लिखना जरूरी नहीं होता। तो गेम्स विल बी प्लेड बाय देम हम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ सिंपल से सेंटेंस आज हमने बना करके देखे। तो आपका ये जो थोड़ा सा डर है पैसिव वॉइस के बारे में वो खत्म हो जाना चाहिए। और इसके कुछ अन्य प्रकार के वाक्य जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके निगेटिव, इंटरोगेटिव या जितने भी सेंटेंस हैं उनको हम अगले वीडियो में करके देखेंगे। तो आप बने रहिए टेंस ये चैनल में, और आप लाइक जरूर करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये बेसिक बातें जो आज हमने जो सीखी है उनको आप अच्छी तरह लर्न कर लें। और बच्चों चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें ताकि चैनल को थोड़ा सा प्रमोशन मिले ज़्यादा और मैं अच्छे आपके लिए काम कर सकूं। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।